जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है यूके के मुकामी वक़्त 6 बजे के लगभग। आज चंद टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर ये प्रोग्राम जो है थोड़ा-सा डिले है। इसलिए जो भी वक़्त मेरे पास मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ उसको ही ज़रा बेहतर जानिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं, वो आप लोगों तक बगैर किसी ताख़ीर से पहुँच सके। क्योंकि मुख्तसर टाइम है आज, तो मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ़ टॉपिक जो है उसको थोड़ा-सा करूँ। क्योंकि बहुत सारी जो है इंक्वायरीज़ आती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में पूछते हैं, मैरिज वीज़े के बारे में। और इस मैरिज वीज़े को वो बहुत सारा कन्फ्यूज़ कर देते हैं, कोई स्पाउस वीज़े के साथ कन्फ्यूज़ कर देता है, कोई जो है वो फियांसी वीज़े के साथ कन्फ्यूज़ कर देता है, कोई मैरिज वीज़े के साथ इस तरह से कर देता है। तो आज के इस मुख्तसर सा जो प्रोग्राम है, इसमें मैं आपको 2 जो मुख्तसर कैटेगरी हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊँगा कि इमिग्रेशन लॉज़ के अंदर जो है, वो एक कैटेगरी मौजूद है जिसको हम कहते ही मैरिज विज़िटर वीज़ा, ठीक है? मैरिज विज़िटर वीज़ा। इसके नाम से ही आपको ये बात जो है वो समझ आ जाएगी कि इसमें ये होता है कि आप यूके में आते हैं सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर मैरिज, कि आप अपनी मैरिज को सिर्फ रजिस्टर करने के लिए यूके में तशरीफ लाते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। ऑफ कोर्स आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ शादी जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं, किससे शादी जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं, क्या आपका प्लान्स हैं, किस तरह से आपने प्लान्स बनाए हुए हैं और उसके हिसाब से ऑब्वियसली आपने जो आपकी प्रपोज फियांसी है या प्रपोज पार्टनर है उसकी सारी डिटेल्स और इस तरह से आपने कि क्या आपने वहाँ पे मैरिज के लिए कोई आपने डेट ली हुई है, इस तरह के रजिस्ट्रार ऑफिस में आपने कौन-सी इंक्वायरीज़ की हुई हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये आपको जो है वो अपने इस मैरिज विज़िटर वीज़ा, ये एक डिफरेंट टाइप का वीज़ा है, जो कि सिर्फ़ आपको अलाउ करता है कि आप यूके में आएँगे और अपनी मैरिज यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद जो है वो आप यहाँ से वापस चले जाएँगे, ठीक है? यानी इस वीज़े में आप यहाँ पे यूके के अंदर रहते हुए आप इसको स्विच नहीं कर सकते फियांसी वीज़े में या स्पाउस वीज़े में, ठीक है? इसलिए ये जो वीज़ा है जिसको हम मैरिज विज़िटर वीज़ा जो है, इसको आप कन्फ्यूज़ ना करें फियांसी वीज़े के साथ, ठीक है? तो इसलिए आप अपने ज़हन में रखें कि अगर आप सिर्फ़ यूके के अंदर आना चाहते हैं, अपनी मैरिज को अंडर यूके लॉ रजिस्टर करने के लिए अंडर यूके लॉज़ रजिस्टर करने के लिए, तो फिर आप इस वीज़े के लिए आप अप्लाई करेंगे मैरिज विज़िटर वीज़े के लिए। तो वो आप यहाँ पे आपका वीज़ा हो जाएगा अगर वो सारी जो रिक्वायरमेंट मैंने अभी बताई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई है, वो अगर आप पूरी करते हैं तो क्या होगा कि ये आपका वीज़ा जो है वो हो जाएगा और आपने अपनी मैरिज रजिस्टर करने के बाद यू हैव टू गो बैक। ठीक है जी, काम-शाम आप नहीं कर सकते यहाँ पे ड्यूरिंग दैट पीरियड, इसलिए ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। दूसरा फिर जो वीज़ा है वो है फियांसी वीज़ा, ठीक है? जिसको आप मंगेतर भी कहते हैं, ठीक है जी? कि वो आपका प्रपोज़ पार्टनर है लेकिन आपका फियांसी है, ठीक है? फियांसी वीज़ा और ये जो पहला वीज़ा मैंने मैरिज विज़िटर वीज़ा है, ये दोनों एंटायरली डिफरेंट वीज़ा है, इसलिए इसको आप कन्फ्यूज़ ना किया करें। अच्छा, फियांसी वीज़ा जो है इसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आप उसमें भी आप कहते यही हैं कि जी मैं यूके में जा रहा हूँ या जा रही हूँ और वहाँ पे मैं अपने जो प्रपोज पार्टनर है उसके साथ अपनी मैरिज में वहां जाकर रजिस्टर करूंगा या करूंगी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि आप एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, फियांसी वीज़े के लिए
और फियांसे वीज़े के ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है कि ये है कि यू मस्ट हैव मेट योर फियांसी, कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप अपने फियांसी से मिल चुके हैं पर्सनली, ठीक है? ये बात बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अब ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप उनको नहीं मिले हुए तो फिर ये मैरिज, तो वो लोग अक्सर पूछते हैं जी हम ये साबित क्या करें? देखें आप कहीं अगर गए हैं, उनके साथ कहीं आपकी कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो वो फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो दी जा सकती हैं। आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, उसके ज़रिए हम ये साबित कर सकते हैं, या कोई इसी तरीके से एफ़िडेविट या स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बना के आप बता सकते हैं कि आप अपने फियांसी को मिल चुके हैं। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। बाकी जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट वही है जो स्पाउस वीज़े के लिए है। मसलन ये कि आपने साबित करना है कि जो आपका स्पॉन्सर है वो 18,600 पाउंड उनकी ग्रॉस एनुअल इनकम है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में से हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में से हो, लेकिन ये फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड जो है ये पूरा करना ज़रूरी है। इसी तरीके से आपका आप जो एप्लीकेंट है उसका एटलीस्ट ए लेवल का जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसको पास करना जो है वो भी ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। फिर उसी तरीके से बाकी ये है कि आपके पास अकोमोडेशन जो है वो होनी चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ-साथ जो एडिशनल चीज़ें आपने करनी है, कि वो देखें क्योंकि आपने शादी यहाँ पे रजिस्टर करनी है, ठीक है? क्योंकि आपको वीज़ा मिलना है 6 महीने का और इन 6 मंथ के अंदर-अंदर आपने मैरिज यहाँ पे रजिस्टर करनी है। तो जो एंटी क्लीयरेंस ऑफिसर है, वो ये ज़रूर देखेगा कि आपने वो कौन से स्टेप लिए हैं, जिससे ये वो देख सके कि हाँ, आप इन 6 महीनों के अंदर-अंदर आप जो है वो अपने मैरिज को यहाँ रजिस्टर कर सकेंगे। तो ये आप इसी तरीके से अगर आपने अपॉइंटमेंट पहले ही ले ली हुई है अपने इंटरव्यू के लिए रजिस्टर ऑफिस से, तो रजिस्टर ऑफिस की जो कोई लेटर है या उनके कंफर्मेशन है, वो आप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपने इसी तरीके से ये जो अकोमोडेशन है, ये आपने भी साबित करना है कि आपके पास अकोमोडेशन जो है, ये भी आपके पास मौजूद है। अपनी आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आ जाएँ और आपके रहने के लिए जो है वो कोई जगह ही जो है वो मौजूद ना हो। तो इसलिए ये भी आपकी ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं वो अकोमोडेशन के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आपने लगाने हैं। तो फिर जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट जो फियांसी वीज़े के लिए हैं, वो जब सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएँगी, तो फिर क्या होगा, फिर आपको 6 मंथ का वीज़ा जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? अब 6 मंथ्स के वीज़े के अंदर जो है, वो आप यहाँ आएँगे, आप अपनी मैरिज रजिस्टर करेंगे उन 6 महीनों के बाद। अक्सर लोग जो है ये वो सवाल पूछते हैं कि जी अगर 6 महीने के अंदर मैरिज रजिस्टर नहीं होती तो फिर? देखें टेक्निकली इसके अंदर एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे यहाँ पे अब कोविड की वजह से काफ़ी मसाइल क्रिएट हुए थे। तो कोविड की वजह से या किसी और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं आपके उसकी को वजह बना के आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आप की ये जो लीव है उसके अंदर जो है वो थोड़ा एक्सटेंशन जो है वो कर दे। टेक्निकल तो जैसे मैंने बताया नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि 6 महीने एनफ टाइम है जिसमें आपने अपने मैरिज जो है उसको रजिस्टर करनी है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो होती हैं बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल होती हैं। तो इफ द थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, देन ऑब्वियसली यू कैन आस्क सेक्रेटरी ऑफ स्टेट for her discretion to use in your favor. So Secretary of State does have discretion and can use it in your favor to extend your leave to remain. अब जब आप की शादी यहाँ पे रजिस्टर हो गई, तो फिर आपने ये ज़हन में रखना है कि इसके बाद फिर यहाँ रहते हुए ही
आप एप्लीकेशन कर सकते हैं स्पाउस वीज़े के ऊपर स्विच करने के लिए, ठीक है? अगर आप देखिए यहाँ पे भी फिर लोग सवाल पूछते हैं कि जी अगर वो वापस चले जाएँ और वहाँ से ले वो तो आपकी मर्ज़ी है ना जी। तो अगर आपने वापस ही जाना था तो फिर फियांसी वीज़ा लेने की ज़रूरत क्या थी? आप वहाँ से ही फिर स्पाउस वीज़ा ही ले लेते किसी तरीके से आपका यहाँ का स्पाउस वहाँ चला जाता और वहाँ से आप शादी रजिस्टर करके यहाँ आ जाते। लेकिन टेक्निकली येस अगर आपकी शादी स्पाउस वीज़ा आपको मिल गया, आप यहाँ पे आपने शादी रजिस्टर कर ली, तो अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो वापस चले जाएँ, वहाँ से आप एंटी क्लीयरेंस स्पाउस एंटी क्लीयरेंस लेके आनी पड़ेगी फिर आपको, ठीक है? लेकिन फियांसी वीज़ा जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप लोग जो हैं यूके के अंदर रहते हुए ही आप स्विच कर सकते हैं स्पाउस वीज़े के लिए। अब इसमें जो थोड़ी मसाइल क्रिएट होते हैं, वो कहाँ होते हैं कि देखिए, लोग ये समझते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने फियांसी वीज़े के लिए लगाए थे, वही जो हैं, वो स्पाउस वीज़े के लिए भी लगा देते, ठीक है? तो यहाँ ये एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। वो डॉक्यूमेंट्स की नेचर तो वही होती है, ठीक है? लेकिन देखें स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन जिस दिन आपने सबमिट की है, उससे पिछले के 6 महीने के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लगने हैं। और फिर जैसे एम्प्लॉयर्स का लेटर है या प्रॉपर्टी असेसमेंट रिपोर्ट है ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये अगर 28 दिन से ज़्यादा पुराने हैं तो ऑब्वियसली वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए आप ये देख लें कि अगर जब आपने फियांसी वीज़ा जब अप्लाई किया, फिर आपने मैरिज रजिस्टर कर ली और उसके बाद आप स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। अब जिस दिन एप्लीकेशन की है, उससे 6 महीने के पहले डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो आपके पास ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया है, इसके मुताबिक वो दुरुस्त हैं, तो फिर आप उनको अप्लाई उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को साथ लगा के कर सकते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन आपने ये क्योंकि बहुत टेक्निकल रीजंस हैं और वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज हो सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप कोई भी काम करने से पहले आप जो है वो कम से कम किसी लॉ नोइंग शख्स जो है जिसको पता है जो इस फील्ड में है उसके साथ आप राब्ता कर सकते हैं, उससे आप थोड़ी सी कंसल्टेशन ले सकते हैं और ताकि कोई अननेसेसरी डिले या अननेसेसरी क्योंकि ये जो स्पाउस वीजा है इसके लिए तो ऑब्वियसली स्पेसिफाइड एविडेंस की जरूरत है। अब अगर आप स्पेसिफाइड एविडेंस आपने प्रोड्यूस नहीं की, ठीक है, यानी लेटर आपका जो एम्प्लॉयर का पेज दिया वो आउटडेटेड था इस वजह से और डॉक्यूमेंट्स जो है वो आउटडेटेड थे, तो आपका अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है तो अगर आप अपील में भी जाएंगे तो आपकी अपील के डॉक्यूमेंट्स जो अपील जो है वो भी डिसमिस हो जाएगी। तो ये एक तो पैसा का ज़िया है, फिर वक़्त का ज़िया है और फिर आप वेरी स्ट्रेसफुल इन दिस। तो इसलिए कम से कम एक और मैंने तो ये जो प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी ये आप लोगों का प्रोग्राम है। ये सिर्फ़ आप लोगों की खिदमत के लिए मैं करता हूँ। अपना जितना भी मेरा टाइट स्केड्यूल होता है, कोशिश ये होती है कि आप लोगों तक अभी भी ये प्रोग्राम जो है वो मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मुझे खुशी है कि आज मैं पाकिस्तान में बैठ के ये प्रोग्राम जो है आप लोगों के लिए जो है वो करवा रहा हूँ। तो मसला सिर्फ ये है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ और आप लोग मुझे अपनी प्रेयर में याद रखें, ठीक है? तो इसलिए अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, जो आप क्लैरिफ़ाई नहीं है आप किसी वजह से, तो फ़ील फ्री कि आप जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, लगता है कि गला थोड़ा या तो ड्राई है या कोई ऐसी सिलसिला का, तो उसमें इस तरह से है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल ज़ेडएमसी टीवी जो है उसके ऊपर मेरी सारी डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वहाँ मौजूद होती हैं। ये वाला वीडियो जो है ये भी वहाँ पे मौजूद है। इसलिए मैंने आपसे कहता हूँ कि आप अगर जेडएमसी टीवी यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक तो ये है कि जितनी भी वीडियोस मेरी लॉ से रिलेटेड हैं वो एक तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन मेरे तमाम जो लाइव वीडियोस होती हैं उनकी वहाँ आपको मिल जाया करेगा। और दूसरा जो है वो आप क्या करेंगे कि आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होती हैं देखने के लिए।
तो इसलिए व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और ये कंसल्टेशन जो होती है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है? ये क्योंकि ये जो टाइम मेरा होता है, ये आप लोगों के लिए होता है। तो आप उसके लिए फिर आपने स्पाउस वीज़ा जो है, उसके लिए आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। फियांसी जब आपकी मैरिज रजिस्टर हो गई, तो उसमें आपने वो डॉक्यूमेंट जो हैं, नेचर उनकी वही है। उसी तरीके से आपने 18,600 की जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है वो आपने पूरा करना है। हाँ, अगर कोई एग्जेम्प्ट है, मसलन अगर सपोज करें कि आप कुछ जो हैं वो बेनिफिट हैं अगर वो लेते हैं तो फिर आपको जो है वो 18,600 की जो कंडीशन है वो पूरी करने की जरूरत नहीं होती। मसलन अगर आप डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं या पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट ले रहे हैं, केयर अलाउंस ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह के अगर जो क्वालिफाइंग बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं तो फिर तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर आपको ऑब्वियसली ये स्पेसिफाइड एविडेंस है। अगर आप क्वालिफाइड बेनिफिट ले रहे हैं तो फिर आपको डीडब्ल्यूपी जो है उसका लेटर जो है वो साथ लगाना पड़ेगा, ये शो करने के लिए कि हाँ यस आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरीके से आपको पिछले 12 महीनों में से 1 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी उसके साथ जो है वो लगानी पड़ेगी। ये साबित करने के लिए कि हाँ जी ये बेनिफिट जो है वो इसके अकाउंट में आ रहे हैं। तो वो सारे आप रख देंगे उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, तो फिर सर्टेनली जैसे मैंने कहा अकोमोडेशन रिपोर्ट होगी, कोशिश करें कि ये ज़हन में चीज़ें रखा करें कि 28 दिन से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉयर का लेटर जो है वो 28 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपकी जो वे स्लिप है वो प्रॉपर जो टाइम है उसके अंदर की होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये वो सारी वजह ये जो मैं प्रॉपर की बात करता हूँ तो इसका मतलब आप समझ लें, मैं बार-बार ये कहता हूँ कि अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, एविडेंस होती है, ये अंडर अपेंडिक्स एफएमएसई स्पेसिफाइड एविडेंस। स्पेसिफाइड एविडेंस का मतलब है अगर ये एविडेंस जो है वो आपने प्रोवाइड नहीं की, तो फिर क्या होगा कि वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। हाँ, सम टाइम थोड़ी सी लीवरेज इसमें लॉ में लिखी हुई है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर दिया है लेकिन उसका फॉर्मेट ठीक नहीं, फॉर्मेट की बात है, डेट की बात नहीं है। डेट अगर आउटडेटेड है तो मसला क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सपोज करें एम्प्लॉयर का लेटर है, लेकिन एम्प्लॉयर के लेटर के अंदर जो आपकी ये वर्डिंग होनी है और जो इन्फॉर्मेशन जानी है वो भी अपेंडिक्स एफएमएससी में लिखी हुई है कि उसमें क्या लिखना है। अब अगर वो आपने एम्प्लॉयर का लेटर लिया है और उसमें वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में होम ऑफिस का जो केस वर्कर है वो आपसे कह सकता है कि जी आप एक नया लेटर जो है वो प्रोड्यूस करके भेजें आप हमें। ऐसे सूरत हाल में वो कह सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से अगर सम टाइम ये है कि आपने जनाब 12 महीने की वे स्लिप लगाई हैं या बैंक स्टेटमेंट लगाई हैं सम सूरतों में, तो उसमें से एक कहीं से मिसिंग है लेकिन गुमान ये है कि उसमें भी आप काम करते रहे हैं, किसी वजह से वो इधर हो रहे तो वो आपसे कह सकता है कि ये वे स्लिप या ये बैंक स्टेटमेंट जो है ये मिसिंग है, ये आप प्रोवाइड करें, ठीक है? लेकिन अगर आपने रॉन्ग डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आज मैंने ये जो आप लोगों के सामने 2 कैटेगरीज़ रखी हैं कि डू यू वांट टू कम यूके, ये एक सीरीज़ मैं पिछले 4-6 वीक से चला रहा हूँ कि यूके में आने के लिए कौन-कौन सी कैटेगरीज़ जो है वो मौजूद है। जैसे पिछली दफ़ा हमने स्टूडेंट वीज़े के ऊपर बात की थी। इसी तरीके से आने वाले जो थर्सडे है उसमें इंशाअल्लाह किसी और टॉपिक के ऊपर जो है वो मैं बात करूँगा कि हम किन-किन कैटेगरीज़ में यूके के अंदर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो भी आप एन्जॉय करेंगे। सिर्फ़ जो टेक्निकल वजह से ये प्रोग्राम थोड़ी देर से हुआ है, उसके लिए मैं माज़रत हूँ। प्रोग्राम ख़त्म करने के से पहले एक दफ़ा फिर आप लोगों से दरख़्वास्त है कि आप मेरा ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले थर्सडे तक मुझे अपने भाई, अपने दोस्त ज़ाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा और अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।